कभी कभी हम रिश्तों का ख्याल नहीं रखते और किसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है। अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वह रिश्ता उसके लिए मुसीबत बन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह दूसरे हाथ तक पार कर गई थी और इसलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ भी पीछे गुजर चुका था वह मेरे लिए भुलाना बहुत ही मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना के बराबर थी। मैं सारी सारी रात जागती थी और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर बिस्तर पर करवटें बदलती। जज्बात की तरह मुझे दीवाना कर गई थी, इसलिए मेरे सर में दर्द करने लगता। मेरा देवर नदीम, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वह मेरा बहुत ख्याल रखता था और इसीलिए हम दोनों के बीच में बहुत ही बेतकल्लुफ़ हो गई थी। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के बीच में पेपरदेगी करार दिया गया है। नदीम कई दफ़ा मुझे रातों को जागते हुए देखा था और एक दिन मेरी तकलीफ पूछने लगा कि भाभी, मैं आपके साथ में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ, आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फ़ौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वह ऐसे ही कह रहा है। अच्छा ठीक है, तुम लगा दो। उसके बाद वह फ़ौरन ही अपने कमरे से तेल उठाकर ले आया और फिर वो मसाज करने लगा और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छे से दबाया। वह बहुत ही नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। रोजाना रात को मेरी चाय पीने की आदत थी। नदीम मेरे लिए चाय भी खुद बना लाता था। मालिश करने के बाद मैंने नदीम के साथ चाय पिया और सोने के लिए लेट गई और फिर मैं सुबह ही उठी। वाकई नदीम के हाथों में तो एक जादू था। काफ़ी दिनों बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा देखा। शायद मैं सोने के बाद अपना हाथ जिस्म पर भी लगा लिया था। मैं मामूल के मुताबिक अपना काम कर रही थी। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल बीत गया था और यह 1 साल मैंने बहुत अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर नदीम 16 साल का था। वह नदीम के अंदर बचपना था और वह मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगा था। मेरे शौहर ने कहा कि उनके अब्बू का इंतकाल जल्द हो गया है, जिसकी वजह से नदीम को बाप का प्यार ना मिल सका था। उनकी अम्मी भी और नदीम और घर पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी और नासिर तो यहाँ रहता ही नहीं था। इसलिए नासिर ने मुझसे कहा कि मैं आपसे नदीम का पूरी तरह से ख्याल रखो। मैंने नासिर से वादा कर लिया था कि मैं नदीम को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश की। मेरा शौहर नासिर दूसरे शहर में काम करता था और वह महीने में सिर्फ 4 दिन के लिए आता था। बाकी का सारा वक्त अपने छोटे देवर नदीम और अपनी सास के साथ गुजारती थी। नदीम अब एक 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वह मुझसे सिर्फ 4 साल छोटा था, इसलिए हम दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इसीलिए मैं उसके हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखती और कॉलेज से आते ही भाभी भाभी करता रहता। नासिर के यहाँ ना रहने पर मेरी तमाम छोटी बड़ी बातों की जिम्मेदारी थी। नदीम कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर दिया करता था और उसके बाद सारा वक्त मेरे साथ गुजारता। नदीम के साथ रहते रहते मैंने एक बार शिद्दत से महसूस किया था कि वह नासिर को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका नाम आने पर वह खामोश हो जाया करता था या फिर बात का रुख ही बदल दिया करता था। मैं यह जानना चाहती थी कि नासिर का उससे क्या मसला है, लेकिन मैं कभी यह सवाल नहीं कर पाई और मुझे काफ़ी दिनों बाद यह जवाब मिल गया। नासिर की अम्मी सारा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती रहती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती थी। अगले दिन फिर वह सुबह सुबह मोहल्ले में निकल पड़ी थी, इसीलिए मुझे उनकी तरफ से कोई मसला नहीं हुआ था। ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन नासिर के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात जाग जाग कर गुजार दी। कभी कभी तो मेरा दिल भी करता कि मैं भी नासिर के पास चली जाऊं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं था। इसीलिए मेरे सर में दर्द रहने लगा था। नदीम को मालूम था कि मेरे सर में दर्द रहता है, इसलिए वह पहले ही दवा ले आया करता था। लेकिन एक रोज़ नदीम कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाई खाएंगी? इससे अच्छा तो है कि मैं आपके सर का मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने नदीम से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिनों के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर नदीम कहने लगा, अगर आप चली जाओगी तो मेरा क्या होगा?
मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी थी। वह मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। नदीम को और मुझको वाकई एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। हम दोनों अक्सर साथ में घूमने के लिए चले जाया करते थे। वह रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों अक्सर रात को 1 बजे तक मूवी देखा करते थे। मैं पढ़ाई में भी नदीम की मदद कर दिया करती थी। नदीम बेझिझक मुझसे अपनी हर बात कह दिया करता था। मैं नदीम के साथ कपड़े खरीदने जाती तो वह मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े खरीदने पर मजबूर करता। घर में तो मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती तो वह दुपट्टा मेरा खींचकर अलग फेंक देता था कि आप इतनी गर्मी में पहनकर कैसे काम कर लिया करती हैं। वह हर एक बात पर मेरी फिक्र रखता था। नदीम को हल्के रंग के कपड़े बहुत पसंद थे, इसीलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो वह मुझे हल्के रंग के कपड़े ही दिलाता था और उनकी सिलाई भी फैशनेबल ही कराता था। उसको मेरे कपड़े में बहुत दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहा करती थी कि उसकी बीवी तो बहुत ही खुशनसीब होगी जो उसका शौहर उसे कपड़े डिजाइन करवा कर देगा। और मेरी बात सुनकर कहता कि फिलहाल आप तो बहुत खुशनसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई में बहुत खुशनसीब थी, क्योंकि नदीम मुझे कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया करता था और मेरे तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिजाइन बनवाता था। और कमीज इतनी चुस्त होती थी कि कभी कभी तो मुझे सांस लेना भी दुश्वार हो जाता था। लेकिन नदीम को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसीलिए कभी भी उसके पसंद का कपड़ा पहनने से मना नहीं किया। हल्के गुलाबी रंग। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। घर में बहुत गर्मी थी और मैं पसीने से तर थी और मैं दुपट्टा बाजू में रख दी और जल्दी जल्दी खाना बनाने में व्यस्त थी। तभी अचानक से नदीम पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा, आज तो आप बहुत हॉट लग रही हैं। उसके बाद इस बात पर मैं तो शर्मिंदा हो गई थी और मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तब तक नदीम कहने लगा कि भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, आप अपना काम करें। और वह किचन से बाहर निकल गया। नासिर जब भी मुझसे मिलने के लिए आते तो उन दिनों नदीम उनसे बहुत ही कम बातें किया करता था और सारा दिन पढ़ाई किया करता था। नासिर बहुत खुश थे कि नदीम पढ़ाई करने में मेहनत करता है और मैं भी इन दिनों नासिर के साथ मगन होती। मुझे नदीम का बदला हुआ रवैया भी महसूस नहीं होता था। न सिर्फ 4 दिन ही मेरे साथ वक्त बिताकर चले जाते हैं और फिर नदीम पहले की तरह ही मुझसे बात किया करता था। वह मेरे मामले में बहुत जिद्दी हो गया था। वह चाहता था कि वह मुझसे जो भी कहे मैं फौरन उसकी बात मान लूं। उसके दोस्त के एक भाई की शादी थी और वह मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूं। पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन जब मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो फिर मजबूरन मैं मान गई। पहले तो मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में जाकर मैं क्या करूंगी, लेकिन वहां जाकर तो मैं हैरान रह गई। नदीम के सारे दोस्त मुझे अच्छी तरह से जानते थे और सब मुझसे ऐसे मिल रहे थे कि जैसे मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। नदीम का एक दोस्त कह रहा था कि नदीम हर वक्त आपका ही जिक्र किया करता है और वह आपकी बहुत तारीफ करता है। वह सब मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद थे और सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। वापसी पर मैंने नदीम से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में कौन सी ऐसी बात करते हो जो सब मुझसे इतने अच्छे से पहचानते हैं। नदीम मुझसे कहने लगा कि आप तो मेरा सब कुछ है, मैं हर वक्त आपकी बात करता रहता हूँ। उस वक्त मैं उसके बात का मतलब समझ ना पाई, लेकिन जब मुझे उसके बात का मतलब समझ आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। नदीम रोज़ रात को मेरा मसाज करने लगा था और मैं हर रात को सुकून से सोने लगी थी। लेकिन जब अगले दिन मेरे जिस्म पर जगह जगह तेल के निशानात मिलते तो मैं हैरान रह जाती और इसीलिए मैंने एक रोज़ अपने कमरे में कैमरा लगवाया और नदीम से मसाज करने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी ही देर बाद मुझे हमेशा की तरह नींद आ गई और जब सुबह उठकर मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नदीम मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मैं तो नदीम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसको छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज ही नहीं रखा था। वीडियो में नदीम मेरा अच्छे से मसाज कर रहा था और फिर वह मेरे लिए चाय बना कर लाया और चाय पीने के बाद नदीम कमरे से निकल गया और मैं सोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझ में इतनी गहरी नींद लगी कि नदीम कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया और दोबारा कमरा खुलने के बाद भी आवाज़ आई, पर मैं न जागी। नदीम ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फिर अंदर चला आया। उसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ किया वह देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। नदीम पहले तो कुछ देर तक मेरे पास बैठा रहा
और फिर अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को फेरने लगा। उसमें बहुत सारी मेरी तस्वीरें खींची। तेल की वह शीशी जो मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने तेल लिया और मसाज करने लगा। मैं सोई पड़ी रही और फिर थोड़ी देर के बाद उसने मुझे छेड़ना शुरू किया। उसने हम दोनों के बीच में मौजूद तमाम तस्वीरों को गिरा दिया था। वह जज्बात पर इतना आगे निकल गया था कि कई घंटों तक मुझ पर हावी रहा। मैं उसके आगे बेजान थी और वह पूरी तरह से बैठा हुआ था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वह जिस तरह से आया था इसी तरह से वापस चला गया। वह मेरी इज्जत को तार तार कर गया था। यह सब देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और मैं इसलिए उसे इतना करीब रहती थी, लेकिन मैं जान नहीं सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अभी तक कमरे में ही बंद थी जब वो कॉलेज से आया कि सीधा मेरे कमरे में चला आया और आकर मुझसे पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने एक गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी ओर बढ़ा दी, जिसको वो देखकर कुछ देर तक खामोश रहा। और इसके बाद उसने जो कुछ भी कहा वह सुनकर तो पूरी तरह से मैं हैरान रह गई थी। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कह दिया था। वह कह रहा था कि उसे पहले दिन से ही शदीद मोहब्बत हो गई थी। वह हमेशा से मोहब्बत के लिए तरस रहा था और जब मैंने उस पर तवज्जो देना शुरू की तो उसे मैं अच्छी लगने लगी। उसको यह एहसास हुआ कि उसके ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उससे मोहब्बत करता है। वो कह रहा था कि अब मुझसे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए उसके बड़े भाई का वजूद भी उसकी नज़रों में खटकने लगा था। जब भी नासिर आता तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेता था, क्योंकि वह हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता था। नासिर तो पहले से ही नफरत करता था, क्योंकि नासिर के अब्बू नासिर से ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इंतकाल से पहले उन्होंने यह घर भी नासिर के नाम ही पर कर दिया था। मेरा और नासिर का साथ उसे खटकता था और जब भी वह मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाता तो जानबूझकर कपड़े खरीदने के लिए कहता जो मॉडर्न और फैशनेबल हो। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे, बल्कि झलकते हुए रंग उसे पसंद थे। वो कह रहा था कि उसकी खूबसूरती पसंद है। जब वो आधी आधी रात तक मुझे देखता तो जज्बात उसे मजबूर कर देती कि मैं उसकी भाई के याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूँ और ज़िंदगी भर उसका साथ दूँ। वह अपने भाई से मुझे दूर रखना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था, इसलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू कर दिया था और वह चाय में नींद की दवा भी मिलाकर लाता था। और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं सोए जा रही हूँ तो वह मेरे कमरे में चला आता। उसने यह बात अपने दोस्तों को भी बता रखी थी कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और यह तरीका उसके दोस्तों ने ही उन्हें बताया था। नदीम और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे, इसीलिए वह सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत को तार तार कर बैठे थे। नदीम की सारी बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरे साथ ही क्या कर दिया था। मैं उसके भाई की बीवी थी और वह मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफरत से एक निगाह नदीम पर डाली तो वह मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि वह बस मेरी मोहब्बत चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वह तो अपनी माँ की नाफरमानी भी बर्दाश्त कर रहा था। वो कह रहा था कि अम्मा ने कभी भी उसके जज्बात और ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा, बल्कि सारे मोहल्ले में घूमती रही। वो पूरी तरह से तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने पूरी तरह से मुझे अपने साथ मसरूफ़ कर लिया। मैंने उसे धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटा दिया। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया था मैं वह माफ़ नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती नदीम की नहीं, वाकई रिश्तों के लिए तरसा जाता है और मुझे पाकर वह तन्हाई को भुला बैठा था। इसमें गलती मेरी भी बराबर की ही थी। मैंने कभी भी उसे सही गलत का फ़र्क नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए बेहुदा लिबास सिलवाए तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर पहनती गई। मैं बगैर दुपट्टा के ही उसके सामने पूरा घर घूमती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन वह मेरा छोटा भाई नहीं था। मेरे उसके बीच में गैर मर्द का फैसला था और यह बात मैंने ख्याल ही नहीं किया था। आजकल जहाँ पर 13 साल का बच्चा भी हर बात से वाकिफ़ होता है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल का देवर एक छोटा बच्चा है। मैंने नदीम से कहा कि बेहतर यही है कि हम उससे दूरी बना लें और कभी भी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाएं। मेरे और उसके लिए एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल हो गया था। नदीम ने मुझे फरियाद किया कि मैं यह बात उसके भाई को न बताऊं। मुझ में तो खुद भी इतना हौसला नहीं था कि इतनी बड़ी सच्चाई नासिर को बताती।
नदीम बहुत शर्मिंदा था और वह अपने कमरे में चला गया था और मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा थी। मैंने फ़ौरन नासिर को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि मैं अब उनके बगैर और नहीं रह सकती। या तो वह मेरे पास आएगा या फिर मुझे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर तो पहले नासिर हैरान रह गया कि आखिर मुझे क्या हो गया है, लेकिन जब मैं बार बार कहने लगी तो वो कहने लगे कि ठीक है, मैं अपने पास जल्द ही बुला लूँगा। वो मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि मेरे रहने का इंतज़ाम कर सके और अपने अम्मा से भी इस बारे में बात करें। मैंने नासिर से कहा, सिवाय मुझे 15 दिन के अंदर अंदर में अपने पास बुला लें, नहीं तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। नासिर ने मुझसे वादा कर लिया था कि वह मुझे 15 दिन के अंदर अंदर में आकर के ले जाएंगे। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे थे। मैं नदीम की शक्ल नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था मैं उसे भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अभी भी अपने घर का ख्याल नहीं था, अपने घर से ज़्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र थी। शायद वह दूसरों के घर की गदा अपने घर का ख्याल रखती तो नदीम आज किसी हादसे का शिकार न होता। नदीम अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते में भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है और मैंने अपने और नदीम के रिश्ते की इस हद को भुला दिया था और इसी का खामियाजा मुझे बहुत नाप पड़ा था। मैंने अपने सारे पुराने लिबास जला दिए थे। कभी कभी हम कई सारी चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं। मुझे आज अपने दुपट्टे की कीमत का एहसास हुआ था जब मेरी इज्जत नीलाम हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।